हिंद। संख्या पद्धति और सरलीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो पीबी व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं, उनका भाग 1 हम प्रारंभ करेंगे। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी गुणित बी गुणित बी को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि यहाँ पे ए गुणित ए गुणित ए गुणित बी गुणित बी गुणित बी हमें दिया गया है, चूँकि यहाँ पे ए जो है 3 बार गुणा हो रहा है, यहाँ पे बी का 3 बार गुणा हो रहा है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए के ऊपर 3 की घात गुणित बी के ऊपर 3 की घात, और ए के ऊपर भी 3 की घात है, बी के ऊपर भी 3 की घात है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणित बी और ऊपर होल 3 की घात। यह दूसरा प्रश्न है, ऋण 3/2 गुणित 3/7 धन 5/2 गुणित 3/7 का हल ज्ञात करें। तो दिए गए विकल्पों के आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। यदि हम इनका गुणा करें तो हमें पता है अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में गुणा हो जाता है। तो ऋण 3 का 3 से होगा तो 3 3 9, 9/7 दूनी 14, बीच में धन का चिन्ह है, धन आ जाएगा। यहाँ पे 5 3 15/7 दूनी 14। यहाँ पे यदि हम देखें तो हर में समान संख्याएं हैं, इसलिए लघुत्तम समावर्ती यदि लेंगे तो वही आ जाता है। भिन्न के हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्याएं हट जाती हैं या जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से यदि हम ऋण के 9 धन 15 तो ये घट जाएंगे, तो क्या बचेगा 6/14, और इनको यदि हम काटना चाहें कट जाएंगे, 2 3 6 2 7 14, तो 3/7। तीसरा प्रश्न है, 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। इसको हल करते हैं। जब हमें इकाई का अंक बतलाना होता है तो जितने की संख्या के ऊपर घात लगी होती है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। यदि हम 3 में 4 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो जो शेषफल बचता है उसको हम, जो हमें संख्या दी गई होती है उस संख्या के इकाई का अंक में उतने की हम घात लगा देते हैं। यहाँ इकाई का अंक कितना है 3, और यदि हम 3 में 4 का भाग दिया था तो कितना शेषफल आया, 3 ही आएगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। तो हम इकाई के अंक पर उस शेषफल की घात लगा देते हैं। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 3 3 9 27, तो 27। तो यहाँ पे हम इकाई का अंक देखते हैं, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए, इसलिए इकाई का अंक क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। प्रश्न है, विस्तार कीजिए 3x ऋण 2y का वर्ग। इसको हम हल करते हैं। चूंकि a ऋण b का होल वर्ग, a ऋण b का वर्ग बराबर एक सूत्र होता है, a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab। तो इसमें हम यदि मान रख दें तो a का मान क्या होगा, यहाँ पे 3x, तो 3x का वर्ग धन b का मान क्या होगा, ऋण b का मान क्या होगा 2y का वर्ग ऋण 2a का मान था 3x और b का मान है 2y। तो यदि हम इसका वर्ग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9x वर्ग धन 2 दूनी 4 y वर्ग ऋण, यहाँ यदि हम गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 दूनी 12 और x और y, तो 12xy। तो इस तरीके से हमें विस्तार मिल जाता है। 5वां प्रश्न है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। इसको हम हल करते हैं। तो चूंकि एक कैंडी का वजन कितना है 40 ग्राम और 4 किलो, यदि हम 4 किलो को यदि हम ग्राम में चेंज करें, क्योंकि हमें ये क्या दिया है, ग्राम दिया है, तो 4 किलोग्राम को यदि हम ग्राम में चेंज करेंगे, एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं, तब हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 में किसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4000, ये क्या निकल के आ गया 4000 ग्राम बन गया। अब चूंकि हमें क्या दिया, एक कैंडी का वजन कितना है 40 ग्राम, तो हम यदि देखें एक कैंडी का वजन 40 ग्राम है तो 4000 ग्राम में कितनी कैंडी बन जाएंगी। इसलिए यदि हम 4000 में 40 से भाग दे दें तो हमें वह संख्या पता चल जाएगी जितनी कैंडी इस थैले में बनेगी। तो हम यदि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 2 शून्य मतलब 100। तो हम कह सकते हैं कि 4 किलोग्राम के थैले में 100 कैंडी बनेगी। 6वां प्रश्न है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी? इसको हम हल करते हैं। 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सेवों की संख्या है वो कितनी है? 1। इसलिए कि एक छात्र का, यदि 50 छात्रों का एक सेव प्रतिनिधित्व कर रहा है तो एक छात्र का कितना सेव प्रतिनिधित्व करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 1/50। अब हमें चूंकि एक छात्र का निकल आया, अब हमें कितने का निकालना है? 225 का। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम 1/50 मतलब एक छात्र में 225 का यदि हम गुणा कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यदि हम 50 का यदि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 चौको 200 दशमलव रखेंगे तो ये 25 शेषफल बचेगा तो शून्य आ जाएगा और 5 25 तो 4.5 है। 7वां प्रश्न है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? हल करते हैं। एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पैकेट में कितने पात्र हैं? 14। और एक पात्र में कितने कैप्सूल हैं? 8। यदि एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं तो हम 14 पात्रों में निकाल सकते हैं कि 14 पात्रों में कितने कैप्सूल होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 14 पात्रों, 14 पात्र और 14 पात्रों का क्या बन जाता है? एक पैकेट। तो 14 पात्र अर्थात एक पैकेट, अर्थात एक पैकेट में कैप्सूल। ठीक है, तो 14 पात्र, जब एक पात्र में 8 हैं और हमें 14 पात्रों का निकालना है, जब एक का दिया होता है और उससे ज़्यादा का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 14 में 8 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 14 8 क्या होता है? 112। तो हमें पता चल गया कि 14 पात्रों अर्थात एक पैकेट में कितने हैं? 112 कैप्सूल हैं और हमें कुल कैप्सूल कितने दिए हैं? 23,520। तो अब हमें क्या निकालना है? पैकेटों की संख्या बतलाने की कितने पैकेट हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि हम इन कुल कैप्सूलों में एक पैकेट का भाग दे दें और एक पैकेट में कितने कैप्सूल हैं? 112, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? पैकेटों की संख्या निकल के आ जाएगी। कि पैकेटों की कुल कितनी संख्या होगी? तो वह कितनी होगी? 210 होगी। 8वां प्रश्न है, हल करें 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। इसको हल करते हैं। यहाँ पे 3 के ऊपर 2 की घात है, यहाँ 2 के ऊपर 3 की घात, 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 2, क्योंकि 2 के आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। और इसको 3 के ऊपर 2 की घात, देखो ये 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2 की घात, ये 2 के ऊपर 2 की घात, तो इनको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणित 3, इन दोनों के संयुक्त के ऊपर 2 की घात, और यहाँ क्या बचा? गुणित 2 के ऊपर 1 की घात। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 3 दूनी 6, 6 के ऊपर क्या हो जाएगा? 2 की घात हो जाएगा गुणित, और यहाँ क्या बचा? 2, 2 के ऊपर 1 की घात। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो दिए गए विकल्पों के आधार पे 97,897 सबसे छोटी संख्या होगी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन है 343, तो ये 7 का घन होता है। 27,000, तो 27,000 है, मतलब यह 30 का घन होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है 80,000, तो ये 80,000 में 80 किसी का घन नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं होगा। चौथा विकल्प है 64,000, तो 64 जो होता है वो 4 का घन होता है और पीछे भी 3 शून्य है, इसलिए यह 40 का घन होगा। अतः हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही होगा।